नमस्ते, शुभ संध्या। मेरा नाम आरव शर्मा है। क्या होगा अगर आपकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो परिवार हो जिस पर आप दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही अप्रत्याशित सच के बारे में है जिसकी शुरुआत एक साधारण से मैसेज से हुई थी। कुछ हफ्ते पहले तक मेरी माँ अपने घर के पीछे बने गुलाब के बगीचे में खिलखिलाकर हंस रही थीं। फिर एक सुबह मुझे अस्पताल से फोन आया। खबर थी कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से मेरी मां का निधन हो गया है। मूसलाधार बारिश के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन मेरे पिता वहां नहीं आए। जिस वक्त मेरी मां के ताबूत को ठंडी कब्र में उतारा जा रहा था, कुछ आतक को कैतर करते में करीब कार में तक कर मेरे पिता गोवा के किसी आलीशान रियॉर्ट में एक जवान औरत को बाहों में लिए कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। खाली दिल के साथ मैं अपनी मां की कब्र के सामने खचा था। खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन उसी रात मेरा कौन बजा। एक मैसेज आया था मेरी स्वर्गीय मां के नंबर से। मैं मरी नहीं हूं, अभी कब्रिस्तान आओ। मैं जहां था वहीं जम गया। बिना कुछ सोचे मैं बारिश को चीरता हुआ अपनी कार लेकर निकल पड़ा। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे वो फट जाएगा। घना अंधेरा और कब्रिस्तान की खामोशी दिल दहला देने वाली थी। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की धीमी रोशनी मेरी मां की कब्र पर कांप रही थी, और उस धुंध के पीछे मैंने किसी की परछाई को कब्र के सामने खाए देखा। मेरा नाम आरव शर्मा है, उम्र 33 साल, और मैं मुंबई में रहता हूं, सपनों के उस शहर में जो गर्म है लेकिन जिंदगी की धड़कनों से भरा हुआ है। यहां गाड़ियों के हॉर्न और शोर रोमर्रा की जिंदगी का संगीत है। बाहर से देखने पर मेरी जिंदगी एकदम सही लगती थी। मैं एक उभरती हुई अर्बन डिजाइन फर्म में एक आर्किटेक्ट हूं। मेरे साथ मेरी पत्नी प्रिया है, जो एक मनोवैज्ञानिक है और जिसकी मुस्कान किसी भी चिंता को पिघला सकती है। और हमारा 5 साल का बेटा रोहन, जो हमेशा अपनी चमकती आंखों से दुनिया की हर चीज के बारे में सवाल पूछता रहता है। हम बांद्रा वर्ली सी लिंक के ननारे वाले एक मॉडर्न लकड़ी के घर में रहते हैं। एक ऐसा घर जहां सुबह की धूप बही खिड़कियों से छनकर आती है और हमारे डाइनिंग टेबल को गर्म कर देती है। हर सुबह जब मैं चाय बनाता और किचन से प्रिया और रोहन की हंसी सुनता, तो मुझे लगता कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। लेकिन आप जानते हैं, है ना, हम कितनी भी खूबसूरत तस्वीर बना लें, कुछ भी कभी मुकम्मल नहीं होता। खुशनुमा दिनों के पीछे हमेशा एक अंधेरा कोना होता है जिसे हम नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। मेरी जिंदगी का अंधेरा शायद मेरे माता पिता से शुरू हुआ था। मेरे पिता विक्रम सिंह राठौर मुंबई के एक बहुत बाबे प्रॉपर्टी टाइकून हैं। 65 साल की उम्र में भी वो राठौर रियल्टी एंड इंड्रा को चला रहे थे, एक ऐसी कंपनी जिसने मुंबई से लेकर दुबई तक कई बहा प्रोजेक्ट्स पूरे किए थे। पिताजी हमेशा परफेक्ट सिला हुआ सूट पहनते और शांत लेकिन तेज आवाज में बात करते, जैसे उनका हर शब्द नपातुला हो। दूसरों के लिए वो सरलता का प्रतीक थे, लेकिन मेरे लिए वो एक ठंडी पत्थर की दीवार थे जिस तक पहुंचना नामुमकिन था। एक ऐसा इंसान जिसके सामने मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, हमेशा कम ही रहता था। मुझे याद है जब मैं 25 साल का था, मैंने पहली बार एक आर्किटेक्चर डिजाइन प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता था। मैं उत्साह से भरकर ट्रॉफी लेकर पिताजी के पास दौड़ा। पिताजी ने ट्रॉफी पर एक नजर डाली और सपाट लहजे में कहा, ठीक है आरव, लेकिन दूसरों के लिए काम करना और तनख्वाह लेना आखिरकार किसी की नौकरी करना ही है। उनके शब्द मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ गए। मैं पिताजी के इस रवैये का आदी हो चुका था। उनके लिए मैं सिर्फ एक मामूली तनख्वाह वाला आर्किटेक्ट था, उनके विशाल प्रॉपर्टी साम्राज्य का वारिस नहीं। पिताजी चाहते थे कि मैं राठौर रियल्टी को संभालूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं उनकी परछाई के नीचे एक और विक्रम सिंह राठौर बनकर नहीं जीना चाहता था। इसके विपरीत मेरी मां अंजलि राठौर पिताजी से बिल्कुल अलग थीं। 62 साल की उम्र में भी उनमें एक रिटायर्ड आर्ट टीचर की शालीनता और गर्मजोशी थी। रिटायर होने के बाद वो अपना दिन पेंटिंग बनाकर या पिछवाजे के गुलाब के बगीचे की देखभाल करके बिताती थीं। हर वीकेंड मैं, प्रिया और रोहन माता पिता के घर जाते थे। वो पल मेरे पसंदीदा हुआ करते थे। माँ रोहन को गुलाब के फूलों की देखभाल करना सिखाती, जबकि मैं उनकी टूटी हुई बुकशेल्फ ठीक करने या पानी का पाइप देखने में मदद करता। पिताजी लगभग कभी शामिल नहीं होते,
हमेशा काम में व्यस्त होने का बहाना बना लेते। ऐसे पलों में माँ मुझे देखकर मुस्कुराती। माँ को तुम पर गर्व है आरव, तुम्हारे पापा कुछ भी कहें, मुझे पता है कि तुम सही रास्ते पर हो। माँ हमेशा मेरे और पिताजी के बीच के झग्गों में सुलह कराने की कोशिश करती थीं। जब पिताजी मेरी मरही न मानने पर बहुत नाराज होते तो माँ चुपके से मुझे किनारे बुलाती, एक कप चाय बनाती और अपनी जवानी के हिस्से सुनाती। वो हिस्से जब वो एक जोशीली टीचर हुआ करती थीं, जो साधारण चीजों में खूबसूरती ढूंढना सिखाती थीं। माँ मेरे लिए रोशनी थीं, वो इकलौती इंसान थीं जो मुझे यकीन दिलाती थीं कि मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, यहां तक कि अपने पिता को भी नहीं। मेरी जिंदगी दो दुनियाओं के बीच चल रही थी, प्रिया और रोहन के साथ खुशी के दिन और पिताजी के साथ तनाव और अंधेरे से भरा रिश्ता। मैं पिताजी के बारे में, उनके तीखे शब्दों या उनकी निराशा भरी नजरों के बारे में न सोचने की कोशिश करता था। मेरे पास एक प्यारा परिवार था, एक सार्थक काम था और एक माँ थी जो मुझसे बिना शर्त प्यार करती थी। लेकिन दिल की गहराइयों में मैं जानता था कि यह प्रोजेक्ट दिखने वाली तस्वीर एक पतले कांच की तरह है जो एक छोटी सी दरार से भी बिखर सकती है। उस सुबह की शुरुआत रोज की तरह ही हुई। मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस जल्दी पहुंच गया। हम एक पर्यावरण अनुकूल शहरी डिजाइन के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे और मैं बे उत्साह से घने पेड़ों से ढके पैदल पथ वाले एक सेंट्रल पार्क का अपना आइडिया पेश कर रहा था। मेरे सहकर्मी श्री जोशी ने सहमति में सिर हिलाया और हमारी मैनेजर रत्ना मैडम हंस पाई। आरव जी तो मुंबई को अमेरन का जंगल बनाने पर तुले हैं। मैं भी मुस्कुरा दिया, उस गर्मजोशी भरे माहौल का आनंद लेते हुए। तभी मेरा हिनोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजाना नंबर। आमतौर पर मैं मीटिंग में हिनोन नहीं उठाता, लेकिन लगातार बज रही घंटी ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने इजाजत ली और बोन का जवाब देने के लिए कॉरिडोर में चला गया। हेलो, क्या मैं आरव शर्मा से बात कर रहा हूं? एक महिला की कांपती हुई आवाम जो शांत रहने की कोशिश कर रही थी। मैं मुंबई जनरल हॉस्पिटल से नर्स बोल रही हूं। मुझे बहुत दुख के साथ आपको यह बर देनी पड़ रही है। आपकी मां श्रीमती अंजलि राठौर का आज सुबह निधन हो गया है। कारण एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्राक्शन है। मैं उसके बाकी शब्द नहीं सुन सका। उसकी आवाज दूर से आती हुई लग रही थी, जैसे पानी में डूब रही हो। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल पैरों में आ गिरा हो। दुनिया एक पल में ढह गई। नहीं, मैं टूटी हुई आवाज में फुसफुसाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। आपसे कोई गलती हुई है। मेरी मां नहीं हो सकती। मैं लुत्फ से बात कर रहा था। नर्स तसल्ली देने वाले शब्द बोलती रही, लेकिन एक भी शब्द मेरे कानों में नहीं गया। आपने कहा दिल का दौरा? मैंने फिर से कांपती आवाज में पूछा, जैसे बार बार पूछने से जवाब बदल जाएगा। यह कैसे हो सकता है? मेरी मां स्वस्थ थीं, उन्हें दिल की कोई बीमारी नहीं थी। क्या आप यकीन से कह सकती हैं कि यह मेरी मां ही है? अंजलि राठौर? जी सर, हमें बहुत अफसोस है। क्या आप अभी अस्पताल आ सकते हैं? कुछ कागजी कार्यवाही करनी है। मैंने सिर हिलाया, हालांकि वो देख नहीं सकती थी। बोन बंद करने के बाद मैं कॉरिडोर में बोन पक्चे सुन्न खसा रहा। मीटिंग रूम से आती हंसी की आवाज, खिड़की के बाहर की धूप, सड़क पर गाड़ियों का शोर, सब कुछ अजनबी लग रहा था। मैं एक भयानक बुरे सपने में फंस गया था। मुझे याद नहीं कि मैं कैसे मीटिंग रूम में वापस गया, घर जाने की इजाजत मांगी, या मैंने अपने सहकर्मियों से क्या कहा। मुझे बस इतना याद है कि मैं बिल्डिंग से बाहर भागा और हाली दिमान से कार चलाने लगा। बारिश होने लगी थी। पानी की मोटी बूंदें विंडशील्ड पर बह रही थीं, जैसे आसमान भी मेरे साथ रो रहा हो। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, मां इतनी अचानक कैसे जा सकती हैं? जो इंसान इतनी हिंदा दिल हो, वो एक पल में कैसे गायब हो सकता है? मैंने एक्सीलरेटर दबाया। कार मुंबई की जानी पहचानी सड़कों पर तेजी से दौड़ने लगी, लेकिन सारे नजारे अजनबी लग रहे थे। बारिश और तेज हो गई, जिसने पूरे शहर को ग्रे रंग में रंग दिया। वाइपर की लयबद्ध चरमराहट एक ऐसी धड़कन की तरह लग रही थी जो मुझे यही छत में वापस लाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मेरा मन भटक गया था। मैं यह सच स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि मेरी मां अपनी कोमल मुस्कान, मिट्टी की महक वाले हाथों और सूरज की तरह गर्म आवाज के साथ एक बेतुके दिल के दौरे से मर चुकी हैं। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया, शांत रहने की कोशिश करते हुए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहरा पत्थर मेरी छाती पर रखा हो। मेरी सांसें उखड़ने लगीं और मुझे लगा कि मैं एक अंतहीन खाई में गिर रहा हूं।
मैं चीखना चाहता था, कुछ तोड़ना चाहता था, लेकिन मैं सिर्फ गाजी चलाता रहा, जैसे गाजी को सचक पर बनाए रखना ही मेरे अंदर के तूफान को काबू करने का एकमात्र तरीका हो। लेकिन यह सब बेकार था। यादें किसी पुरानी धीमी इल्म की तरह पड़छीं। जब मैं 10 साल का था, हमारे पुराने घर के किचन की मेम पर बैठा था। माँ ने फूलों वाले पैटर्न का एप्रन पहना हुआ था, हाथ में ब्रश और एक बड़ा कैनवस था। आरव, यहां आओ, माँ ने हवा जैसी कोमल आवाज में कहा। ब्रश के हर स्ट्रोक की एक कहानी होती है। तुम्हें प्रोजेक्ट पेंटिंग बनाने की जरूरत नहीं, बस अपने दिल से बनाओ। मैं घंटों बैठकर घर और पेन बनाता रहा और माँ हमेशा मेरे पास होती थी। मेरी अनाही तस्वीरों को देखकर मुस्कुराती थी। उन्हीं दोपहरों की बदौलत मेरे अंदर आर्किटेक्चर के लिए, घर नामक जगह बनाने की कला के लिए प्यार पैदा हुआ। लेकिन सारी यादें इतनी गर्मजोशी भरी नहीं थीं। मुझे याद आया जब पिताजी अंदर आए और मेरी पेंटिंग को ठंडी नजरों से देखा। ऐसी तस्वीरें बनाकर क्या बनोगे? उन्होंने सपाट लेकिन अपमान भरे लहजे में कहा। इस लड़के को कुछ गंभीर सीखना चाहिए, तुम्हारी तरह ख्यालों में खोना नहीं। मां ने कुछ नहीं कहा, बस मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया, जैसे कह रही हूं कि मुझे पिताजी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिताजी के शब्दों ने एक घाव छो दिया था, जिसके निशान कभी पूरी तरह से नहीं भरे। आज में लौटते हुए खिड़की के बाहर बारिश और तेम हो गई, जैसे मेरी कार को निगल लेना चाहती हो। मैंने खून उठाया और पिताजी को खून करने की कोशिश की। शायद उन्हें कुछ पता हो। घंटी 1 बार, 2 बार, 3 बार बजी, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। मैंने फिर से फोन किया। हर अनसुनी घंटी मेरे सीने में एक खंजर की तरह चुभ रही थी। वो ओन क्यों नहीं उठा रहे? वो कहाँ हैं? क्या उन्हें पता है कि माँ के साथ क्या हुआ है? एक बुरी आशंका मेरे दिमाग में काले बादल की तरह छा गई। पिताजी वो इंसान थे जो हमेशा सब कुछ कंट्रोल करते थे, बिजनेस, परिवार, यहां तक कि दूसरों की भावनाएं भी। क्या पिताजी कुछ ऐसा जानते थे जो मैं नहीं जानता था? मुंबई जनरल हॉस्पिटल का रास्ता अंतहीन लग रहा था। बारिश ने कार का शीशा धुंधला कर दिया था और मैं रास्ता न भटकने के लिए संघर्ष कर रहा था। जब मैंने अस्पताल के सामने कार पार्क की तो मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि दरवाजा खोलना मुश्किल हो गया। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला, बारिश ने मेरे कपड़े भिगो दिए, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं हांफता हुआ लॉबी की तरफ भागा। रिसेप्शन पर बैठा स्टाफ शायद मेरा ही इंतजार कर रहा था। आरव शर्मा जी, कृपया इस तरफ आइए। मुझे एक लंबे कॉरिडोर से ले जाया गया। कीटाणुनाशक की तीखी गंध से मेरा जी मिचलाने लगा। कॉरिडोर के आसिर में मैंने अपने पिता विक्रम सिंह राठौर को एक प्रोजेक्ट इस्त्री किए हुए ग्रे सूट में एक डॉक्टर से बात करते देखा। पिताजी शांत दिख रहे थे, बहुत ज्यादा शांत, जैसे वो किसी प्रॉपर्टी के सौदे पर बात कर रहे हों, अपनी पत्नी की मौत पर नहीं। मैं पास गया और टूटी हुई आवाज में पूछा, पापा क्या हुआ? क्या मां सच में? पिताजी मुए, उनकी नौरें बर की तरह ठंडी थीं। आरव, तुम आ गए? डॉक्टर अभी बता रहे थे तुम्हारी मां दिल का दौरा पड़ने से बेहोश हो गईं, उन्होंने कहा। कोई उम्मीद नहीं थी। पिताजी की आवाज में न कोई कंपन था, न कोई दुख। मैंने उनके चेहरे पर किसी अपने को खोने का कोई निशान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे सिर्फ एक भावहीन दीवार दिखाई दी। पतले फ्रेम का चश्मा पहने एक अधेड़ डॉक्टर ने बात शुरू की। हमें अफसोस है आरव जी, श्रीमती अंजलि को आज सुबह यहां लाया गया था, लेकिन हमारे कुछ करने से पहले ही उनका दिल रुक चुका था। यह बहुत अचानक हुआ, बिना किसी शुरुआती लक्षण के। अचानक? मैंने लगभग चीखते हुए पूछा, जिससे डॉक्टर और पिताजी चौंक गए। मेरी मां को दिल की कोई बीमारी नहीं थी। कुछ हफ्ते पहले वो मेरे बेटे के साथ फूल लगा रही थीं और हंस रही थीं। यह कैसे हो सकता है? मां को यहां कौन लाया? आखिर हुआ क्या था? पिताजी ने मेरी बात काट दी। उनकी आवाज बर्ज की तरह ठंडी थी। बस करो आरव, यहां तमाशा मत बनाओ। तुम्हारी मां जा चुकी हैं, अब हमें कागजात संभालने हैं और परिवार की इब्बत बचानी है, समझे? पिताजी ने इब्बत शब्द पर जोर दिया, जैसे दुनिया में यही सबसे जरूरी चीज हो। मैं वहीं जम गया। इब्बत आ, मेरी मां अभी अभी मरी हैं और पिताजी को परिवार की इज्जत की चिंता है। मैं चीखना चाहता था, उनका कॉलर पक्का कर जवाब मांगना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। तभी एक नर्स पास आई और एक छोटा बैग दिया जिसमें मां की बची हुई चीजें थीं। एक छोटा बटुआ, उनके पसंदीदा मोती के झुमके और गुलाब की काई वाला एक रूमाल। मैंने उस रूमाल को कसकर पकड़ लिया।
मेरा दिल टूट गया था। माँ के हल्के परफ्यूम की खुशबू अब भी उसमें बसी थी, जैसे माँ यहीं कहीं हो। पिताजी मुए अपना जोन निकाला और किसी से बात करने के लिए कॉरिडोर के आजिर में चले गए। उनकी पीठ को देखते हुए मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस की। कुछ तो गर्व थी। पिताजी बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा बेपरवाह थे। जिस पत्नी ने 30 से ज्यादा सालों तक उनका साथ दिया वो अब नहीं थी, लेकिन पिताजी ऐसे दस्तखत कर रहे थे और बोन कर रहे थे जैसे यह कोई मामूली कारोबारी मामला हो। मैं वेटिंग रूम की कुर्सी पर बेजान सा बैठ गया। माँ की चीखें अब भी मेरी गोद में थीं। अस्पताल का कॉरिडोर ठंडा लग रहा था। नर्सों के कदमों की आवाज और उनकी बातें किसी दूसरी दुनिया से आती हुई लग रही थीं। मैं उस रूमाल को देखता रहा, अपनी उंगली से गुलाब की काराई को सहलाता रहा। मेरे दिमाग में माँ की चमकदार मुस्कान और पिताजी की ठंडी नजरें टकरा रही थीं। वो बुरी आशंका और भी मजबूत होती जा रही थी, जैसे कोई तेमाधार मुझे नीचे खींच रही हो। मेरी माँ की मौत इतनी सीधी सादी नहीं थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इसे अपनी हड्डियों तक महसूस कर सकता था। अगले दिन मैं मुंबई के बाहरी इलाके में सांता क्रूज कब्रिस्तान में था। स्लेटी आसमान नीचे लटका हुआ था, जैसे सब कुछ निगल लेना चाहता हो। बारिश रुक गई थी, लेकिन हवा में भारीपन और नमी थी, जैसे आसमान ने भी माँ के जाने पर अपनी सांसें रोक ली हों। अंतिम संस्कार की सारी रस्में मैंने ही संभाली। ताबूत चुनना, फूल तैयार करना, आने वालों का स्वागत करना। पिताजी ने बिल्कुल मदद नहीं की। अंतिम संस्कार से एक रात पहले पिताजी ने ठंडी आवाज में जोन किया, प्रॉपर्टी के बहुत सारे कागजात संभालने हैं, तुम अकेले कर लोगे, है ना? मैंने दांत भींचकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन मेरे दिल में चीखने की इच्छा हो रही थी। पिताजी इतने बेदिल कैसे हो सकते हैं? माँ उनकी पत्नी थी, जिसने 30 से ज्यादा सालों तक उनका साथ दिया, लेकिन पिताजी ने न आने के लिए सिर्फ कागज हाथ का बहाना बनाया। मैं कब्रिस्तान के गेट पर खचा, माँ के पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों का स्वागत कर रहा था। वो मुझे गले लगा रहे थे और सांत्वना के शब्द कह रहे थे, लेकिन मैं उन्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अंजलि जी बहुत अच्छी इंसान थीं। यह बहुत अचानक हो गया। हम उनकी मुस्कान को हमेशा याद करेंगे। हर शब्द एक चाकू की तरह था, जो मुझे याद दिला रहा था कि माँ सच में जा चुकी हैं। लेकिन जो ज्यादा दर्दनाक था, वो मेरे पीछे हो रही कानाफूसी थी। विक्रम जी कहाँ हैं? अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में कोई कैसे नहीं आ सकता? भाई अजीब बात है, मैंने ये शब्द सुने, लेकिन परिवार की उस बसपीत के लिए जिसका पिताजी ने इतना जोर दिया था, मैंने सिर झुका लिया। मैं नहीं चाहता था कि हमारा परिवार एक टूटे फूटे नाटक की तरह दिखे। मेरी पत्नी प्रिया मेरे बगल में खड़ी थी, मेरा हाथ कसकर पखे हुए। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथ का कोमल दबाव मुझे यह बताने के लिए काई था कि इस तूफान के बीच वो मेरा सहारा है। मेरा छोटा बेटा रोहन एक बड़ा सा काला सूट पहने भ्रमित भाव से चारों ओर देख रहा था। पापा, दादी कहाँ हैं? उसने मासूमियत और चिंता भरी आवाज में पूछा। मैं घुटनों के बल बैठा और उसे गले लगा लिया, आंसू रोकते हुए। दादी एक बहुत खूबसूरत जगह पर हैं बेटा, शायद अब वो स्वर्ग में गुलाब के फूल लगा रही होंगी। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन मैं जानता था कि वो नहीं समझा। 5 साल का बच्चा इस तरह के नुकसान को कैसे समझ सकता है? जब माँ का ताबूत उठाया गया तो मेरे पैर पत्थर की तरह भारी हो गए। सागौन की लकड़ी का ताबूत, जिस पर माँ के पसंदीदा सैयद गुलाब के फूल ढके हुए थे। मैं उसके पीछे चल रहा था। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे बिना किसी मंथिल के चल रहा हूं। आसपास के लोग सिर झुकाए हुए थे, कुछ सिसक सिसक कर रो रहे थे, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। जब ताबूत को कब्र में उतारा गया तो मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका। गर्म आंसू मेरे गालों पर बहने लगे। मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। उनकी मौत इतनी अचानक, इतनी बेमतलब थी। ऐसा लगा जैसे कोई किताब जिसे मैं मरे से पढ़ रहा था, अचानक बीच में ही फांम दी गई हो। प्रिया ने मुझे गले लगाया और फुसफुसाई, आप अकेले नहीं हैं आरव, मैं और रोहन आपके साथ हैं। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरा दिल जाली महसूस हो रहा था। मैं चीखना चाहता था और पूछना चाहता था कि माँ को क्यों जाना पा रहा, कोई मुझे इसका जवाब क्यों नहीं दे सकता। लेकिन मैं सिर्फ ताबूत पर मिट्टी को ढकते हुए देख सका। मेरी जिंदगी का एक हिस्सा भी उसके साथ थाचन हो गया था। पिताजी कभी नहीं आए, न कोई फोन, न कोई मैसेज, न कोई परवाह का निशान। मैंने एक पल को उम्मीद की थी कि शायद आखिरी पलों में पिताजी आ जाएंगे, भले ही सिर्फ एक दुखी पति होने का नाटक करने के लिए।
बिना आंसू के ही सही। लेकिन विक्रम सिंह राठौर ने अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल न होने का फूटीसाला किया। उनकी अनुपस्थिति एक तमाचे की तरह महसूस हुई। इस परिवार के लिए मां के सभी बलिदानों के साथ एक धोखा। अंतिम संस्कार के बाद मैं, प्रिया और रोहन घर लौट आए। सी लिंक के पास हमारा लखही का घर, जो कभी हंसी से गूंजता था, अब एक घुटन भरी खामोशी में डूबा हुआ था। प्रिया ने मेरे लिए एक कप गर्म चाय बनाई। आप ठीक हैं? उसने चिंतित नजरों से पूछा। मैंने सिर हिला दिया। कोई शब्द बाहर नहीं निकल सका। मैंने अपना फोन उठाया और अनजाने में सोशल मीडिया खोल लिया, किसी सहारे की तलाश में। फिर मैंने पिताजी का सोशल मीडिया अकाउंट खोला, जिसे मैं बहुत कम देखता था। पिताजी की पोस्ट में आमतौर पर प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स, वाइन पार्टियों की तस्वीरें या सलता के बारे में घिसे पिटे कोट्स होते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मैं जम गया। तस्वीर में वह सौंदसेद सूट पहने पिताजी एक युवा महिला के कंधे पर हाथ रखे हुए थे, जो 30 के दशक की शुरुआत की लग रही थी। वो जगमगाती रोशनी के नीचे शैंपेन के गिलास उठाते हुए खुलकर मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर के नीचे एक छोटा लेकिन चाकू की तरह तेम कैप्शन था, जिंदगी का एक नया अध्याय। मेरा चून खौल उठा और मेरी सांसें अटक गईं। मां को दफनाए जाने के कुछ ही घंटों बाद उनके पति, मेरे पिता, एक अजनबी महिला के साथ अपने नए अध्याय का दिखावा कर रहे थे। मैं इस वोन को हमीन पर पटक देना चाहता था, चीखना चाहता था, तुरंत पिताजी को ढूंढकर उनका कॉलर पकना चाहता था। प्रिया ने मेरे चेहरे के बदलते भावों को देखा और पूछा, आरव क्या हुआ? बिना कुछ कहे मैंने फोन उसे दे दिया। उसने स्क्रीन देखी, उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। फिर उसने दुखी भाव से सिर झुका लिया। मेरे अंदर का दुख एक बेकाबू गुस्से में बदल गया। मैं उठा और बुकशेल्फ की तरफ गया, जहां मेरे माता पिता की पुरानी शादी की तस्वीर रखी थी। उस तस्वीर में अपनी जवानी में मां ने एक 60 सैद शादी का जोड़ा पहना था और खूबसूरती से मुस्कुरा रही थीं। पिताजी अपने सख्त भावों के साथ मां को एक ऐसी नजर से देख रहे थे जिसे मैंने कभी प्यार माना था। कांपते हुए हाथों से मैंने उस तस्वीर के फ्रेम को सहलाया और फुसफुसाया, मां, आखिर हुआ क्या था? वो इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी नौरें ठंडी हो गईं और मेरे दिल का एक हिस्सा जम सा गया। वो बुरी आशंका अब सिर्फ एक छोटी सी लहर नहीं थी, यह मेरे सीने में उठा एक भयंकर तूफान बन चुकी थी। मां की मौत यकीनन कोई हादसा नहीं थी। मेरी नौरें, कोई सबूत नहीं था, कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैं इसे अपने दिल की गहराइयों से जानता था। एक सच्चाई छिपाई गई थी और मैं, आरव शर्मा, तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं उसे उजागर नहीं कर देता। उस रात प्रिया के सो जाने के बाद और घर में अंधेरा छा जाने पर मैं लिविंग रूम में बैठा और मां की उन चीहों से भरा बैग फिर से खोला जो अस्पताल ने दिया था। छोटा बटुआ, मोती के झुमके और गुलाब की काराई वाला रुमाल। इन साधारण चीहों में मां की पूरी जिंदगी का बोझ था। मैंने उनका बटुआ खोला, मेरी और रोहन की पुरानी तस्वीर को सहलाया, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती थीं। आंसू फिर से उम्ह आए, लेकिन मैंने दांत भींचकर उन्हें रोक लिया। मैं और रोना नहीं चाहता था। मैं समझना चाहता था, मैं जानना चाहता था कि मां को क्यों जाना पड़ा और पिताजी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे जैसे मां का कोई मतलब ही नहीं था। अचानक मेरा बोन जोर से बजा, खामोशी को तोड़ते हुए। जब मैंने स्क्रीन देखी तो मेरा दिल धड़कना बंद सा हो गया। वो मां का नंबर था, कोई गलती नहीं थी। एक छोटा मैसेज था, मैं मरी नहीं हूं, अभी कब्रिस्तान आओ। मैं वहीं जम गया। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि होन लगभग गिर ही गया था। यह कैसा क्रूर मजाक था? सिस्टम की कोई गलती? मां मर चुकी हैं। मैंने उनका ताबूत दजनाते हुए देखा, ठंडी मिट्टी को उनकी जिंदगी को ढकते हुए महसूस किया। तो फिर यह मैसेज कहां से आया? मैं स्क्रीन को घूरता रहा, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहा हूं। फिर कांपते हाथों से मैंने उस नंबर पर वापस फोन करने की कोशिश की। घंटी एक बार बजी, 2 बार, फिर अचानक कट गई, जैसे किसी ने जानबूझकर बंद कर दिया हो। मैंने फिर कोशिश की, लेकिन सिर खामोशी थी। उसी पल मेरे अंदर एक महबूत अंतर्ज्ञान जागा। मैंने सोचना बंद कर दिया। मैं कुर्सी से उठा, दराज से एक टॉर्च निकाली, रेनकोट पहना और दरवाजे से बाहर भागा। प्रिया सो रही थी और मैं उसे जगाना नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मुझे उस कब्रिस्तान जाना था। मुझे सच का पता लगाना था। कार रात के अंधेरे को चीरती हुई तेजी से भागी। बूंदाबांदी ने विंडशील्ड को धुंधला कर दिया था।
मुंबई के बाहरी इलाके में सांता क्रू कब्रिस्तान का रास्ता घना अंधेरा था। सिर कार की धीमी हेडलाइट से रोशन था। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकटान लिया। मेरा दिल जोर होर से धड़क रहा था। सामने कब्रिस्तान ठंडा और डरावना लग रहा था। थारों में लगे कब्र के पत्थर धीमी रोशनी में जामोश भूतों की तरह लग रहे थे। जब मैं कार से उतरा तो बारिश का पानी मेरे कपों में घुस गया और मेरी त्वचा को ठंडा कर दिया। टॉर्च की रोशनी मां की कब्र की तरफ जाने वाले रास्ते पर पी। हर कदम भारी लग रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं सका। मुझे जानना था, मुझे देखना था। जब मैं कब्र के पास पहुंचा तो मेरे कदम रुक गए। एक परछाई ठीक उस नई खोदी गई मिट्टी वाली कब्र के सामने खड़ी थी। एक दुबली कांपती हुई पीठ, लेकिन इतनी जानी पहचानी कि मेरा दिल दुखने लगा। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पाई, मेरी सांसें रुक गईं। वो मां थीं, यादा दुबली। उनके बाल बारिश से भीगे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही चमक और गर्मजोशी थी। वो सच में मेरी मां थीं। मैं वहीं जटवत खसा रहा, अपनी आंखों के सामने के नहारे पर यकीन नहीं कर पा रहा था। यह सच नहीं हो सकता, मां मर चुकी हैं। मैंने पुद्द उन्हें दचनाया है। आरव, मां ने कमहोर लेकिन साल आवाम में फुसफुसाया। फिर वो रो पाई। उनके नाजुक कंधे हिल रहे थे। मैं दौड़ा और उन्हें गले लगा लिया। रोके न रुकने वाले आंसू बह निकले। मां की मौजूदगी इतनी असली थी कि मेरा सिर चकरा गया। उनके शरीर की गर्मी, उनके परफ्यूम की हल्की खुशबू, वो आलिंगन जिसे मैंने सोचा था कि हमेशा के लिए खो दिया है। मैं फूट फूट कर रोया, उन्हें कसकर पखे हुए, इस डर से कि अगर मैं इस सपने से जागा तो वो गायब हो जाएंगी। मां, मां, मैं सिर्फ यही टूटी हुई आवाज में कह सका, आप हिंदा कैसे हैं? मां ने मेरा हाथ पकड़ा। उनकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन उनमें एक ताकत थी। उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखें दर्द और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरी थीं। उन्होंने सीधे कोड आठ में है, किसी को मत बताना कि मैं हिंदा हूं। उन्होंने फुसफुसाया, जैसे डर हो कि कोई सुन लेगा। मैं सब कुछ समझाऊंगी। आरव, एक वजह है कि मुझे अपनी मौत का नाटक करना पड़ा। मैं भ्रमित था। हारों सवाल मेरे दिमाग में कौंध गए। योजना, किसने उनकी मदद की? मौत का नाटक क्यों करना पड़ा? और उन्होंने मुझे यह मैसेज क्यों भेजा? मैं पूछना चाहता था, समझना चाहता था, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं निकला। बारिश अब भी हो रही थी। हमें एक पतली धुंध में बैद किए हुए हम उस अंधेरे कब्रिस्तान में एक तारा कब्र के बगल में खड़े थे, जैसे एक भयानक कहानी में खोए हुए दो भूत। डर और रहस्य ने मुझे घेर लिया था, लेकिन उस पल एक बात मैं निश्चित रूप से जानता था, मेरी मां इंदा थी। अचानक मां ने मेरा हाथ खींचा, मुझे धीमी रोशनी से दूर ले जाते हुए। यहां सुरक्षित नहीं है, उन्होंने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में फुसफुसाया। मेरे साथ चलो आरव, हमें कुछ बात करनी है। मेरा दिमाग अभी भी उलझा हुआ था, लेकिन मैंने सिर हिलाया और कब्रिस्तान से बाहर उनके पीछे हो लिया। बारिश ने मेरे कपाए भिगो दिए थे, लेकिन मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही थी। सिर सदमा, वुशी और एक अनजाना डर मुझे घेरे हुए था। मां मुझे एक पुरानी कार के पास ले गईं, जो सहक के मुंह पर खड़ी थी। एक जर्जर कार जिसका रंग फीका पा चुका था। एक ऐसी कार जो हमारे परिवार के पास कभी नहीं थी। मां ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं झिझका। अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में मेरे सामने है। मां, आप ठीक तो हैं? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। मां ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में कोमलता और तनाव का मिश्रण था। जल्दी अंदर आओ बेटा, मैं सब कुछ समझाती हूं। हम रात के अंधेरे में निकल पड़े। मां गाजी चला रही थीं और मैं उनके बगल में बैठा था, गुलाब की काराई वाला रूमाल कसकर पखे हुए। मां मुझे मुंबई के बाहरी इलाके में घने पेचों के पीछे छिपे एक छोटे से घर में ले गईं। एक पुराना छोटा घर जिसकी छत की टाइलें टूट चुकी थीं। मां ने इंजन बंद किया, चारों ओर देखा, जैसे यकीन कर रही हो कि कोई पीछा नहीं कर रहा। फिर मुझे अंदर ले गईं। अंदर का हिस्सा लगभग खाली था। सिर्फ एक लखाही की में कुछ कुर्सियां और कोने में एक गोल्डिंग बेड था। यह पिताजी के आलीशान घर से बहुत अलग था। मां ने मेरे लिए एक गिलास पानी डाला, लेकिन मैं पी नहीं सका। मैं उनके सामने बैठ गया, जवाब का इंतजार करते हुए। मां ने अपने पतले हाथों को आपस में गूंथ लिया, जैसे जुद्ध को टूटने से रोक रही हो। मुझे पता है तुम नाराज होगे, उन्होंने बात शुरू की। नाराज है क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम्हें उस सारे दर्द को अकेले सहने दिया। लेकिन तुम्हें समझना होगा आरव, मेरे पास कोई और चारा नहीं था।
मैंने सिर हिलाया, अपनी भावनाओं को रोकते हुए। क्यों मां, आपको यह सब करने की क्या जरूरत थी? अपनी मौत का नाटक क्यों किया? और पापा, क्या इसका उनसे कोई लेना देना है? पिताजी का नाम ही मेरा खून खौला रहा था। उस युवा महिला के साथ सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर अब भी दिल में चुभ रही थी। मां ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें धुंधला गईं, जैसे वो दर्दनाक यादों को कुरेद रही हों। यह सब कुछ महीने पहले शुरू हुआ। तुम्हारे पापा, वो बदल गए आरव, और ब्यादा ठंडे और ब्यादा क्रूर हो गए। मुझे पता था कि उनका रिया नाम की एक युवा महिला के साथ चक्कर चल रहा है जो उनकी कंपनी में काम करती है। उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि खुलेआम उससे मिलते थे, जैसे मुझे अपमानित करना चाहते हों। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उनकी कहानी को बीच में ही काटना चाहता था। मैंने उस तस्वीर से अंदाजा लगा लिया था, लेकिन इसे सीधे मां के मुंह से सुनना एक जोरदार झटका था। मां ने गुस्से और दिल के दर्द से कांपती आवाज में आगे कहा। जब मैंने उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझे धमकी दी। उन्होंने मेरे नाम की सारी संपत्ति, कंपनी के शेयर, प्रॉपर्टी, सब कुछ अपने नाम करने के लिए कहा। अगर मैं राजी नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि मैं गायब हो जाऊंगी। गायब? मैंने अटकी हुई आवाज में दोहराया। आपका क्या मतलब है? पापा ने आपको नुकसान पहुंचाने की धमकी दी? मां ने सिर हिलाया, उनकी आंखें लाल हो गईं। मैं यकीन से नहीं कह सकती थी कि वो सच में ऐसा करेंगे, लेकिन मुझे पत्थरा महसूस हो रहा था। उन्होंने मुझ पर नजर रखनी शुरू कर दी आरव। मुझे बेडरूम और लिविंग रूम में छिपे हुए कैमरे मिले। वो बिना किसी वजह के गुस्सा करने लगे, और जब मैंने उन कागजात पर दस्तखत करने से मना कर दिया तो उन्होंने मुझे धक्का दिया। एक रात वो आपे से बाहर हो गए और चिल्लाए कि मैं उनकी बात न मानने पर पछताऊंगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा। मैं खामोशी से बैठा रहा। मेरी दुनिया एक बार फिर ढहती हुई महसूस हुई। मेरे पिता, जिन्हें मैं सिर्फ एक अधिकारवादी और ठंडा इंसान समझता था, क्या वो इतने क्रूर हो सकते थे? मुझे अस्पताल में उनकी भावहीन नजरें याद आईं, जिस तरह से वो जल्दबाजी में कागजात पर दस्तखत कर रहे थे, जैसे मां की मौत सिर्फ एक प्रशासनिक काम हो जिसे निपटाना है। मां की कहानी जारी रही। मेरी एक पुरानी दोस्त है मुंबई जनरल हॉस्पिटल में, डॉ मेहरा। मैंने उसे सब कुछ बताया और वो मदद करने के लिए तैयार हो गई। हमने एक नकली दिल के दौरे की योजना बनाई। हमारी नौकरानी, जिसे कुछ नहीं पता था, मुझे बेहोश देखकर घबरा गई और तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर दिया। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ। अस्पताल में मेहरा ने नोट किया कि मुझे कार्डियक अरेस्ट हुआ है और मुझे इमरजेंसी दरवाजे से बाहर निकालने में मदद की। उन्होंने मेरी जगह किसी और की लाश का इस्तेमाल किया, जिससे तुम्हारे पापा सहित सभी को यकीन हो गया कि मैं मर चुकी हूं। मां की बातें सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। मां, अगर आपने यह सब प्लान किया था तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्या आप जानती हैं कि मैं कितना तचपा यह सोचकर कि मैंने आपको खो दिया? मेरी आवाज दुख और प्यार के मिश्रण से टूट गई। मुझे वो बिना सोए गुरी रातें और कब्रिस्तान में बहाए गए आंसू याद आ गए। मां ने सिर झुकाया, उनके गालों पर आंसू बहने लगे। मां कर दो आरव, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मैं बतरा नहीं उठा सकती थी। तुम्हारे पापा बहुत खतरनाक इंसान हैं। अगर उन्हें बतरा भी शक हो जाता तो पता नहीं क्या होता। मैंने तुम्हें इसीलिए चुना क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। तुम ही एकमात्र इंसान हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूं। मैंने मां को देखा, मेरा दिल दो टुकड़ों में बट गया था। मुझे मां के लिए दुख हो रहा था, जिन्हें जिंदा रहने के लिए अपनी ही मौत का नाटक करना पड़ा। लेकिन साथ ही मैं नाराज था। नाराज क्योंकि मुझे अकेले अंधेरे में छोड़ दिया गया था, और नाराज उस इंसान पर जिसे मैं पापा कहता था, जिसने मां को इस हद तक पहुंचा दिया था। मेरे पिता अपने प्रोजेक्ट सूट और ठंडी मुस्कान के साथ अब मेरी नजरों में एक खतरा बन गए थे। मैंने सोचा था कि वो सिर्फ एक कंट्रोल रीक हैं, लेकिन अब मुझे पता था कि वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। मां ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी नौरें दृढ़ थीं। मेरे पास कोई और चारा नहीं था आरव। मौत का नाटक करना ही जिंदा रहने और उसे लापरवाह बनाने का एकमात्र तरीका था। लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इससे पहले कि उसे पता चले कि मैं जिंदा हूं, हमें सच को सामने लाना होगा। मैं जम गया। मां के शब्द एक एक करके चाकू की तरह मुझ में ढंस गए। बाहर
टिन की छत पर पड़ती बारिश की आवाज उस छोटे से घर के अंदर हमारी उखड़ती सांसों में मिल रही थी। मध्यम बल्ब की रोशनी में मां का दुबला चेहरा डर और तात के मिश्रण को दर्शा रहा था। मां को देखते हुए, जिन्हें मैंने हमेशा के लिए खो दिया हुआ मान लिया था, मैंने अपने सीने में एक आग जलती हुई महसूस की। दुख, उससे और मां के लिए प्यार का मिश्रण एक ठंडे दृढ़ संकल्प में बदल गया था। मैं मां की रक्षा करूंगा, वाइलास में अपनी हूं जात कर था, और मैं विक्रम सिंह राठौर को उसके किए की सजा दिलाऊंगा। लेकिन यह जल्दबाजी में काम करने का समय नहीं था। अगर मां की बातें सच थीं, अगर पिताजी सच में इतने बदतरनाक थे, तो हमें सबूत और एक मजबूत योजना की जरूरत थी। मैंने मां का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में कहा, मां, मैं आपकी मदद के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन बताइए मुझे क्या करना है, हमें कहां से शुरू करना होगा। मां ने एक सांस छोई। उनकी आंखें हाली कमरे में ऐसे घूम रही थीं जैसे कोई सहारा ढूंढ रही हों। हमें सबूत चाहिए आरव, सबूत उसके किए का, न सिर्फ मेरे साथ, बल्कि उन सभी चीजों का जो उसने अतीत में छिपाई हैं। तुम्हारे पापा बहुत सावधान इंसान हैं, लेकिन अभी वो अपने घमंड में डूबे हुए हैं। वो सोचते हैं कि मैं मर चुकी हूं। उनके रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं है। यही हमारा मोड़ा है। मैंने सिर हिलाया। मेरा दिमाग अभी भी उलझा हुआ था, लेकिन मां सही थीं। हमें ठंडे दिमाग से काम करना था, भावनाओं से नहीं। मैं इस राम को राम रखूंगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, प्रिया या रोहन को भी नहीं। लेकिन मां, वादा कीजिए कि आप फिर से गायब नहीं होंगी। मैं आपको दूसरी बार खोने का दर्द नहीं सह सकता। मां ने दुखी होकर मुस्कुराया और मेरे गाल को धीरे से सहलाया, जैसा वो मेरे बचपन में करती थीं। मां वादा करती हैं, आरव, अब से मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। उस रात घर वापस जाते हुए मुझे लगा जैसे मैं दो दुनियाओं में जी रहा हूं। एक दुनिया सी लिंक के पास मेरा गर्मजोशी भरा लखजी का घर थी, जहां प्रिया और रोहन चैन की नींद सो रहे थे। वो दुनिया जिसे मैं प्रोजेक्ट मानता था। दूसरी दुनिया एक अंधेरे तूफान की दुनिया थी, जहां मेरी मां को हिंदा रहने के लिए अपनी मौत का नाटक करना पड़ा। और वो इंसान जिसे मैं पापा कहता था, मेरी कल्पना से भी ज्यादा क्रूर हो सकता था। मैं चुपचाप घर में घुसा। प्रिया को जगाना नहीं चाहता था। मेरी पत्नी की सांसें बिस्तर पर नियमित और शांतिपूर्ण थीं, लेकिन मैं उसके बगल में लेटने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मैं लिविंग रूम में बैठ गया। मैं पता किया छोटी सी वेदी पर रखी मां की तस्वीर को देखते हुए, और यह सोचकर परेशान हो गया कि मैं यह राह उस पत्नी से कैसे छिपाऊंगा जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। अगली सुबह मैंने ऐसे व्यवहार करने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने चाय बनाई, रोहन के लिए सैंडविच बनाया और उसे किंडरगार्टन छोकर आया। प्रिया ने मुझे चिंता से देखा। आप ठीक हैं आरव? आप ऐसे लग रहे हैं जैसे रात भर सोए नहीं हैं। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। मैंने बर्दस्ती मुस्कुराते हुए तनाव को छिपाया। मैं ठीक हूं, बस मां के जाने की आदत नहीं पड़ी है। प्रिया ने मुझे गले लगा लिया और मुझे सच न बता पाने का अपराध बोध हुआ। लेकिन मैंने मां से वादा किया था और मैं खतरा नहीं उठा सकता था। ऐसा नहीं था कि मुझे प्रिय पर भरोसा नहीं था, बल्कि डर था कि एक छोटी सी गलती मां को खतरे में डाल सकती है। इस बीच मां मुंबई के बाहरी इलाके के उस छोटे से घर में छिपी हुई थीं। हम सिर्फ एक एनक्रिप्टेड जोन के आरिये बात करते थे जो उनकी दोस्त ने दिया था। मां का हर मैसेज मेरे दिल की धड़कनें भरा देता, जैसे मैं किसी जासूसी इल्म का मुख्य किरदार हूं। सीधे भोन मत करना, जरूरत पड़ने पर ही मैसेज भेजना, सावधान रहना। आरव, तुम्हारे पापा कोई मामूली इंसान नहीं है। जब मां एक भूत की तरह छिपी हुई थीं, विक्रम सिंह राठौर अपनी आलीशान जिंदगी का प्रदर्शन कर रहे थे। मैं उनके सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए था। हर पोस्ट दिल में चाकू की तरह चुभती। वो गोवा में एक यॉट पर मुस्कुरा रहे थे, रिया नाम की उस औरत को गले लगाए हुए, जैसे उन्होंने 30 साल तक शादीशुदा रही अपनी पत्नी को कभी खोया ही न हो। एक और पोस्ट में दिल्ली के एक महंगे रेस्टोरेंट की तस्वीर थी, जिसमें वो वाइन का गिलास पके हुए थे और कैप्शन था, असली आहादी जुद्ध के प्रति ईमानदार रहने में है। मैं अपना ढोन तो देना चाहता था, लेकिन मुझे शांत रहना था। जैसा मां ने कहा था, पिताजी बहुत ज्यादा घमंडी थे और यही हमारी ताकत थी। मैंने पिताजी की लापरवाही का सायदा उठाने का सायला किया,
वो आलीशान घर जहां मैं पला बड़ा था और जहां मां ने अपने गुलाब के बगीचे की देखभाल की थी, मेरा पहला निशाना बना। मुझे पता था कि पिताजी का एक निजी स्टडी रूम है जहां वो जरूरी दस्तावेज रखते थे। अगर मां के साथ उनके किए का कोई सबूत था तो वो वहीं होना चाहिए था। एक रात प्रिया और रोहन के सो जाने के बाद मैं उस घर की तर गया। रात घनी अंधेरी थी, सिर्फ धीमी स्ट्रीट लाइट से रोशन थी। मेरे पास अब भी चाबी थी, लेकिन मैं लाइट जलाकर या शोर मचाकर कोई धतरा नहीं लेना चाहता था। धड़कते दिल के साथ मैं अंदर घुसा। ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही बचपन के घर में चोर हूं। पिताजी का स्टडी रूम दूसरी मंजिल पर था। भारी सागौन की लच्छी के दरवाजे के पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक था, लेकिन दुष्स्मति से मुझे पासवर्ड पता था। मां का जन्मदिन, एक ऐसी सच्चाई जो अब विडंबनापूर्ण और कांचवी लग रही थी। अंदर का नहरा ठीक वैसा ही था जैसा मुझे याद था। एक बही लकड़ी की में, दस्तावेजों से भरी बुकशेल और चम्हे की हल्की महक। मैंने सावधानी से खोजना शुरू किया, कोशिश कर रहा था कि कुछ भी अपनी जगह से न हिले। दराएं, कॉन्ट्रैक्ट्स, बिलों और सामान्य कारोबारी दस्तावेजों से भरी थीं। लेकिन मैं जानता था कि पिताजी इतने सीधे नहीं हैं। वो हमेशा जरूरी चीजें अप्रत्याशित जगहों पर छिपाते थे। लगभग 1 घंटे की खोज के बाद मुझे मेम के पीछे दीवार पर लगी एक तस्वीर के फ्रेम में कुछ अजीब लगा। जब मैंने उसे हल्के से खटखटाया तो एक खोखली आवाज आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेज पर रखे एक कट्टर से मैंने सावधानी से फ्रेम को हटाया। उसके पीछे एक घूमने वाले कॉम्बिनेशन वाली पुरानी तिजोरी थी। मैंने पिताजी, मां और मेरे जन्मदिन की तारीखों का कॉम्बिनेशन आजमाया, लेकिन वो नहीं खुला। आखिरकार मैंने उनकी शादी की सालगिरह की तारीख डाली। तिजोरी एक सूखी क्लिक की आवाज के साथ खुल गई। उसके अंदर पिताजी के काले राव थे। मुझे बैंक लेन देन की रिपोर्टें मिली, जिनमें सिंगापुर और दुबई जैसी जगहों पर विदेशी खातों में बही रामों के हस्तांतरण का ब्यौरा था। ऐसी जगहें जिनके बारे में मैंने सिर्फ वित्तीय घोटालों में सुना था। कंपनी के शेयरों और प्रॉपर्टी के हस्तांतरण के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के कागजात भी थे, जिन पर मां के दस्तखत जाली थे। मैं जानता था कि मां कभी भी ऐसी किसी चीज पर सहमति नहीं देंगी, लेकिन जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी वो एक छोटी सी USB ड्राइव, पुराने अखबारों की कतरनों का एक ढेर और कुछ पुरानी ऑडियो कैसेट थीं। कांपते हाथों से मैंने USB को अपने लैपटॉप से जोड़ा। 20 साल से ज्यादा पुरानी तारीख वाली एक ऑडियो फाइल सामने आई। जब मैंने प्ले बटन दबाया तो पिताजी की तीखी और गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी। आप सोचते हैं कि आप मुझे हमेशा के लिए नियंत्रित कर सकते हैं? यह दौलत मेरी है, आपकी या आपकी बेटी की नहीं। फिर मां के पिता यानी मेरे नाना की शांत लेकिन दृढ़ आवाज, शांत हो जाओ विक्रम, जब तक अंजलि राय नहीं है तुम एक पैसा भी नहीं छू सकते। तुम यह जानते हो, है ना? उनकी बहस तेज होती गई और पिताजी की धमकियां और ज्यादा स्पष्ट होती गईं। फिर रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। धड़कते दिल के साथ मैंने अखबार की कतरनों का ढेर खोला। ये लगभग 20 साल पहले के स्थानीय अखबार थे। मुख्य सुर्खी एक सड़क दुर्घटना की खबर थी, जिसमें मेरे नाना नानी की मौत की सूचना थी। मां ने एक बार भारी मन से बताया था कि एक आधिकारिक यात्रा के दौरान एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय मैंने इसे सिर्फ एक दुखद संयोग माना था, लेकिन अब उस रिकॉर्डिंग, पिताजी के गुस्से और दुर्घटना के समय को जोड़ने के बाद, जो उसके कुछ ही दिनों बाद हुई थी, एक भयानक संदेह पैदा होने लगा। क्या पिताजी उस घटना में सीधे तौर पर शामिल थे? क्या उन्होंने मां की दौलत हड़पने के लिए कुछ किया था? मैंने सब कुछ की तस्वीरें लीं और डेटा को अपने फोन और एक बैकअप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में सहेज लिया। भारी दिल के साथ मैं शहर के बाहरी इलाके के उस छोटे से घर की तरफ गया जहां मां थी। जब मैंने उन्हें अपनी खोज के बारे में बताया तो मां चुपचाप बैठी रहीं। पानी का गिलास पखे उनके हाथ कांप रहे थे। मुझे हमेशा शक था। उन्होंने रोते हुए फुसफुसाया। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे माता पिता की मौत स्वाभाविक नहीं थी, लेकिन कोई सबूत नहीं था और मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो इस हद तक गिर सकते हैं। मैंने मां का हाथ पकड़ा। दुनिया एक बार फिर ढहती हुई महसूस हुई। मां, हम सिर्फ एक धोखा देने वाले पति का सामना नहीं कर रहे हैं, हम शायद एक ऐसे इंसान का सामना कर रहे हैं जिसने 20 सालों से एक भयानक अपराध छिपाया है। मां ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में सिर्फ दुख नहीं, बल्कि एक जलता हुआ दृढ़ संकल्प था। हमें उसका ननाब उतारना होगा आरव, मेरे लिए,
तुम्हारे लिए और उन सभी के लिए जिन्हें उसने चोट पहुंचाई है। मां को इतना दुख सहते हुए देखकर मैंने अपने सीने में एक आग जलती हुई महसूस की। यह अब अंधा गुस्सा नहीं था, यह एक ठंडा तेमेद्रिम संकल्प था, जैसे एक पूरी तरह से धारदार चाकू विक्रम सिंह राठौर ने अपना साम्राज्य झूठ, धोखे और शायद ऐसे अपराधों पर बनाया था जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब उसे सच्चाई का सामना करना होगा और हम ही वो पर्दा गिराएंगे। मैंने मां का हाथ दृढ़ता से पकड़ा। मां, हम इसे सही तरीके से करेंगे, जल्दबाजी में नहीं, भावनात्मक रूप से नहीं। हमें एक परफेक्ट केस बनाना होगा ताकि जब वो गिरे तो फिर कभी उठ न सके। मां ने एक हल्की लेकिन महबूत मुस्कान दी। यह हुई ना मेरे बेटे वाली बात। हमेशा सावधान और सोचने के बाद काम करने वाला। मैं किसी को जानती हूं जो हमारी मदद कर सकती है। उसका नाम एडवोकेट मीरा देसाई है। वो वित्तीय और संपत्ति के मामलों में माहिर है। कॉलेज में मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। अगर कोई तुम्हारे पापा जैसे इंसान से निपटना जानता है तो वो वही है। मैंने अंधेरे में एक उम्मीद की किरण महसूस की और सिर हिलाया। तो हम कहां से शुरू करें? जो डेटा मुझे मिला है, बैंक लेन देन, जाली पावर ओ अटॉर्नी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, क्या वो काजी है? शुरू करने के लिए काजी है। मां की आंखें चमक उठी। लेकिन हमें और भी बहुत कुछ चाहिए। तुम्हारे पापा एक चालाक इंसान हैं, उन्हें पकड़ना आसान नहीं होगा। हमें कानूनी तरीके से और सबूत इकट्ठा करने होंगे ताकि जब सच सामने आए तो उसके पास भागने का कोई रास्ता ना हो। अगले कुछ दिनों तक मैं दो जिंदगियां जी रहा था। दिन में मैं आरव शर्मा था, एक आर्किटेक्ट, एक पति और एक पिता। रोहन को स्कूल छोड़ना, प्रिया के साथ हंसना और शहर के डिजाइन के नक्शों से जूझना। लेकिन रात में मैं कोई और बन जाता था, एक सच्चाई का पीछा करने वाला, जामोशी से एक पहेली के टुकड़े जोड़ता हुआ अपने पिता के साम्राज्य को ढहाने के लिए। इस बीच पिताजी को जैसे कुछ पता ही नहीं था। मैं सोशल मीडिया के पास रिए उन पर नजर रखे हुए था। वो गोवा में यॉट पर, दिल्ली के महंगे रेस्टोरेंट में या रिया के साथ समुद्र तट पर टहलते हुए अपनी आलीशान जिंदगी का प्रदर्शन करते रहे। हर तस्वीर दिल में चुभती, लेकिन साथ ही एक मौरा भी बनती। वो बहुत ज्यादा घमंडी थे, यह मानते हुए कि वो सभी बंधनों से आजाद हो गए हैं, यह मानते हुए कि मां के मर जाने के बाद अब कोई रुकावट नहीं है। वो नहीं जानते थे कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। वो नहीं जानते थे कि उनकी घमंडी मुस्कान मेरे दृढ़ संकल्प को और मजबूत कर रही थी। मैंने कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले मैंने मां की दोस्त एडवोकेट मीरा देसाई से संपर्क किया। हम मुंबई के बाहरी इलाके के एक छोटे से कैशे में मिले जहां कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। मीरा जी 50 के दशक की शुरुआत की एक महिला थीं, जिनके छोटे सैद बाल और बाण जैसी तेज नजरें थीं। जब मैं उन्हें मां की कहानी, नकली मौत, पिताजी की धमकियां और मेरे द्वारा खोजे गए डेटा के बारे में बता रहा था तो वो सिर्फ जामोशी से सुनती रहीं और बिना कोई भाव दिखाए नोट्स बनाती रहीं। जब मैंने उन्हें बैंक लेन देन की रिपोर्ट, जाली पावर ऑ अटॉर्नी और रिकॉर्डिंग साइल की प्रतियां दी, तब उन्होंने बात शुरू की। यह कोई साधारण मामला नहीं है। विक्रम सिंह राठौर सिर्रे धोखा नहीं दे रहे हैं। अगर आपकी बातें सच हैं आरव जी, तो पूरी संभावना है कि वो एक बाप में मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को चला रहे हैं। लेकिन हमें और मजबूत सबूतों की जरूरत है और सब कुछ कानून के दायरे में करना होगा। मीरा जी ने बिखरे हुए पहेली के टुकड़ों को एक व्यवस्थित आंतरिक जांच जाइल में बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने लेन देन की रिपोर्टों को वर्गीकृत किया, जाली पावर और अटॉर्नी की जांच की और एक ऑडियो विशेषज्ञ से रिकॉर्डिंग जाइल का विश्लेषण करने के लिए कहा। यह रिकॉर्डिंग जाइल बहुत महत्वपूर्ण है। यह विक्रम जी के इरादे को दर्शाती है, लेकिन हमें इसे ठोस कार्रवाई से जोड़ना होगा। क्या आप उनकी कंपनी से और डेटा प्राप्त कर सकते हैं? यह एक खतरनाक मिशन था, लेकिन मैंने सिर हिलाया। पिताजी की कंपनी राठौर रियल्टी एंड इंदिरा कई सुरक्षा और वफादार कर्मचारियों वाला एक झला थी, लेकिन मेरे पास एक छायदा था। मैं विक्रम सिंह राठौर का बेटा था। एक रात पुराने डिजाइन डेटा को खोजने के बहाने मैं राठौर रियल्टी के मुख्यालय गया। एक अधेन उम्र के सुरक्षा गार्ड ने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। बहुत दिनों बाद दिखे आरव साहब। मैंने तनाव छिपाते हुए मुस्कुराया। हाँ अंकल, पापा ने कुछ पुराने प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स देखने के लिए कहा था।
गार्ड ने बिना शक किए मुझे अंदर जाने दिया। मैं सीधे 10वीं मंजिल पर पिताजी के ऑफिस में गया। मुंबई शहर का रात का नजारा अर्श से छत तक की कांच की खिड़की के पीछे फैला हुआ था, लेकिन मेरे पास उसकी तारीफ करने का समय नहीं था। मैं पिताजी की मेज पर बैठा और उनका कंप्यूटर चालू किया। मैंने एक बैकअप पासवर्ड का इस्तेमाल किया जो मैंने एक बार पिताजी को एक पारिवारिक बैठक के दौरान डालते हुए देखा था। मुशसिस्मती से वो बदला नहीं गया था। कॉरिडोर से आने वाली हर छोटी आवाज पर मेरा दिल धड़क उठता था और मैं हाइलों को खंगालने लगा। आखिरकार मुझे एक छिपा हुआ फोल्डर मिला जो एक और पासवर्ड से लॉक था। कई बार अलग अलग कॉम्बिनेशन आजमाने में विफल रहने के बाद मैंने रिया टाइप किया। फोल्डर खुल गया। उसके अंदर बहुत सारे ईमेल, चालान और गुमनाम विदेशी निवेश झंड के बारे में नोट्स थे। मैंने मन ही मन जयकार की। यह अंतिम सबूत था। राठौर रियल्टी की आधिकारिक किताबों में दर्ज न होने वाले विशाल धन का प्रवाह। मैंने सब कुछ एक यूएसबी में कॉपी कर लिया। इस बीच मां ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। मां ने अपने एक पुराने दोस्त से संपर्क किया जो प्रवर्तन निदेशालय एड में काम करता था। वो मेरे नाना के अधीन काम कर चुका था। मां ने उसे मेरे द्वारा खोजे गए डेटा की एक प्रति भेजी। कुछ दिनों बाद उसके दोस्त का फोन आया। उसकी आवाज गंभीर थी। अंजलि, जो डेटा तुमने भेजा है वो एक टाइम बम जैसा है। विक्रम ने 4 गैर रिपोर्टेड विदेशी खातों के साथ रिए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का काला धन बनाया है। यह मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का साफ सबूत है। मैं इसे संबंधित एजेंसियों को भेजूंगा, लेकिन तुम्हें और आरव को बहुत सावधान रहना होगा। अगर विक्रम को पता चल गया तो वो चुप नहीं बैठेगा। एडवोकेट मीरा ने प्रक्रिया तय कर दी। उन्होंने सेबी और ईडी को एक गुमनाम रिपोर्ट भेजी और साथ ही पिताजी की संपत्ति को अस्थायी रूप से ड्री करने के लिए आवेदन किया। विक्रम जी को तब तक पता नहीं चलेगा जब तक सब कुछ बहुत देर न हो जाए। हम उनके पैरों मिला है के नीचे एक कानूनी टाइम बम लगा रहे हैं और यह जल्द ही फटने वाला है। उनकी आंखें एक ऐसे सैनिक की तरह चमक रही थीं जो युद्ध के लिए तैयार हो। उसी दौरान मैंने सोशल मीडिया के जरिए एक जनमत युद्ध शुरू किया। एक गुमनाम खाते का उपयोग करते हुए मैंने धीरे धीरे राठौर रियल्टी के बारे में संदेह फैलाना शुरू कर दिया। निवेश धोखाधड़ी के बारे में अस्पष्ट संकेत। विक्रम सिंह राठौर ने अपनी संपत्ति कैसे बनाई, इस पर सवाल। सीधे आरोप लगाने के बजाय मैंने मीडिया और जनता को बुद्ध खुदाई करने दी। जल्द ही बीरें आने लगीं। राठौर रियल्टी क्या छिपाया जा रहा है? प्रॉपर्टी साम्राज्य की पारदर्शिता पर संदेह। शेयरधारक बेचैन होने लगे और कंपनी के शेयर की कीमत थोड़ी गिर गई। मुझे पता था कि पिताजी दबाव महसूस करने लगे हैं। एक सुबह मुझे मीरा जी का मैसेज मिला। अभियोजन पक्ष ने जांच शुरू कर दी है। वो हमारे द्वारा भेजे गए सभी डेटा की समीक्षा कर रहे हैं। विक्रम जी को अभी तक पता नहीं है, लेकिन उन्हें जल्द ही बुलाया जाएगा। मैं कुर्सी पर बैठ गया, फोन को कसकर पके हुए और फुसफुसाया। अब उसे पता चलेगा कि नियंत्रण खोने का एहसास कैसा होता है। इन सबके बीच पिताजी अपनी छुट्टियां मनाते रहे। एक नई तस्वीर सामने आई। वो समुद्र तट पर कॉकटेल पकचे हुए थे, लेकिन दूसरी खबरें भी दिखने लगी थीं। पत्रकार उन्हें घेरने लगे थे। राठौर रियल्टी विदेशी खातों और धोखाधड़ी के आरोपों के बारे में पूछ रहे थे। वो अब भी मुस्कुरा रहे थे और सवालों को नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन मैं उनकी मुस्कान के पीछे का भ्रम देख सकता था। वो नियंत्रण खो रहे थे और अपनी जिंदगी में पहली बार मुझे लगा कि मैं महबूत स्थिति में हूं। लुशी और चिंता के मिले जुले भाव के साथ मैंने मां को फोन किया। मां, सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। एड ने जांच शुरू कर दी है। पापा बच नहीं पाएंगे। मां एक पल के लिए चुप रहीं, फिर एक दृढ़ लेकिन दर्द भरी आवाज में बोली, अच्छा है आरव, लेकिन याद रखना यह बदला नहीं है, यह न्याय के लिए है। मेरे लिए, तुम्हारे नाना नानी के लिए और उन सभी के लिए जिन्हें उसने बर्बाद किया है। मैंने सिर हिलाया। हालांकि मां देख नहीं सकती थी। न्याय, यह शब्द मेरे दिल में एक मार्गदर्शक लौ की तरह जल उठा। कुछ दिनों बाद हमारे द्वारा चुपचाप लगाया गया कानूनी तूफान आखिरकार फट गया। एक सुबह जब मैंने टीवी चालू किया तो पिताजी का चेहरा स्थानीय समाचारों की मुख्य स्क्रीन पर था। राठौर रियल्टी के एमडी विक्रम सिंह राठौर से निवेश धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में पूछताछ। समाचार एंकर की आवाज ठंडी और तेम थी। बमे अखबारों ने भी इसे प्रॉपर्टी साम्राज्य का
पतन और विक्रम राठौर के काले राह जैसी सुर्खियों के साथ छापा। मैं सोफे पर बैठा कॉफी का कप पखे राहत और तनाव का मिश्रण महसूस कर रहा था। राठौर रियल्टी संकट में थी। पिताजी के बैंक खाते री कर दिए गए थे और जो रणनीतिक साझेदार कभी आलीशान पार्टियों में उनकी पीठ थपथपाते थे, वो तेजी से अपना निवेश वापस ले रहे थे और अनुबंध रद्द कर रहे थे। कंपनी के शेयर की कीमत गिर गई और सोशल मीडिया शेयर धारकों और ग्राहकों की नारा टिप्पणियों और आरोपों से भर गया। पिताजी, जो हमेशा सब कुछ नियंत्रित करते थे, अब एक कोने में फंसे जानवर की तरह थे। मैंने कल्पना की कि वो कहीं से बड़े देख रहे होंगे, शायद गोवा के किसी लखरी होटल से अपने साम्राज्य को टुकड़ों में बिखरते हुए देख रहे होंगे। मीरा जी का एक मैसेज आया, विक्रम जी मुंबई लौट आए हैं। वो एक वकील ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई भी यह केस लेने को तैयार नहीं है। अभियोजन पक्ष जल्द ही गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा। तैयार रहिए आरव जी, सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा। मैसेज पूकर मेरा दिल होर होर से धड़कने लगा। खत्म, यह शब्द मीठा भी लग रहा था और डरावना भी। मैं चाहता था कि पिताजी को उनके किए की सजा मिले, लेकिन मैं इस तथ्य को नहीं नकार सकता था कि वो कभी मेरे पिता थे। उस दोपहर मेरा फोन बजा। वो पिताजी थे। स्क्रीन पर उनका नाम देखकर मेरा दिल रुक सा गया। मैंने ठंडी आवाज में फोन उठाया। आरव, पिताजी की आवाज में वो सामान्य शांति नहीं थी, वो कर्कश लग रही थी। तुमने बरें देखी? यह सब झूठ है। वो तुम्हारे पापा को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें पापा की मदद करनी होगी आरव। मैंने हर शब्द को एक चाकू के घाव की तरह सुना। उन्होंने मां के बारे में नहीं पूछा, मां की मौत का जिक्र नहीं किया, कोई पछतावा नहीं था। सिर्फ एक ऐसे इंसान की घबराहट थी जो सब कुछ खोने वाला था। मैंने एक गहरी सांस ली, शांति बनाए रखते हुए। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूं पापा, लेकिन अगर आप चाहें तो हम आज रात घर पर मिलकर बात कर सकते हैं। पिताजी एक पल के लिए चुप रहे, फिर शक भरी आवाज में सहमत हुए। ठीक है, 8 बजे। अपने पापा को निराश मत करना आरव। मैंने कांपते हाथों से फोन बंद कर दिया। यह सिर्फ पिताजी का सामना करने का मौका नहीं था, यह उन्हें सच्चाई दिखाने का मौका था कि मां इंदा है, कि उनके सारे अपराध उजागर हो चुके हैं। मैंने मां को मैसेज भेजा, आज रात घर पर। मां ने तुरंत जवाब दिया, तैयार हूं आरव, लेकिन सावधान रहना, वो आसानी से हार नहीं मानेंगे। ठीक रात 8 बजे मैं उस घर के सामने खसा था जो कभी मेरा घर था, मां का घर और पिताजी का घर। अब वो घर एक भूतिया अतीत की तरह ठंडा लग रहा था। जब मैं अंदर गया और लाइट जलाई तो ऐसा लगा जैसे किसी युद्ध के मैदान में प्रवेश कर रहा हूं। पिताजी पहले से ही वहां थे, लिविंग रूम के सोफे पर बैठे हुए। उनका ग्रे सूट सिकुआ हुआ था, उनकी आंखें लाल थीं जैसे कई दिनों से सोए ना हो। उनके सामने विस्की का एक गिलास था, लेकिन वो उसे पी नहीं रहे थे, सिर्फ उस पीले तरल को घूर रहे थे। आरव, तुम आ गए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यह कंपनी बर्बाद हो गई है। यह सब उन लोगों की वजह से है जो जलते हैं। तुम्हें अपने पापा के साथ खसा होना होगा। मैं चुपचाप उस आदमी को देखता रहा जो कभी मेरी नौरों में शक्ति का प्रतीक था। अब वो छोटा और दयनीय लगा। मैं 2000 में वाइक्सीता गानतों की रहा था, एक घायल जानवर की तरह, लेकिन मुझे कोई दया नहीं आई, सिर्फ गुस्सा था। पापा, कंपनी के बारे में बात करने से पहले क्या आपको मां के बारे में कुछ नहीं कहना है? जो आपने उनके साथ किया उसके बारे में? पिताजी ने भौहें सिकोई। तुम्हारी मां मर चुकी हैं आरव, तुम यह जानते हो। जो बीत गया उसके लिए अपने पापा को दोष मत दो। मैं कावाहट से मुस्कुराया। मर चुकी हैं? क्या आप यकीन से कह सकते हैं? मैं मुआ और लिविंग रूम का दरवाजा खोला। मां अंदर आईं। कोई भूत नहीं, बल्कि हिंदा अंजलि राठौर। वो दुबली लग रही थीं, लेकिन सीधी खड़ी थीं, जलती हुई नजरों से पिताजी को देख रही थीं। पिताजी पीछे हटे। देश दुबली लग रही थीं। उनका विस्की का गिलास जर्श पर गिरकर टुकड़े हो गया। वो लगभग गिर ही गए थे, कुर्सी का सहारा लेते हुए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे कोई भूत देख लिया हो। अंजलि, उन्होंने कांपती आवाज में फुसफुसाया, नहीं, यह नहीं हो सकता, तुम मर चुकी हो। मां आगे बढ़ी। उनकी आवाज बर्ज की तरह ठंडी थी। विक्रम, क्या तुमने सोचा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो? तुमने सोचा था कि तुम मेरी सारी दौलत, मेरा परिवार, मेरी जिंदगी छीन सकते हो और कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी? पिताजी ने सिर हिलाया। उनकी आंखें घबराहट और गुस्से के बीच घूम रही थीं। यह क्या बकवास है? यह तुम्हारी चाल है आरव। तुम दोनों मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो।
मैं मां के बगल में खसा हो गया। मेरी आवाज शांत लेकिन भारी थी। नाटक बंद कीजिए पापा। हम सब कुछ जानते हैं, विदेशी खाते, जाली पावर और अटॉर्नी, जिस तरह आपने मां को उनकी संपत्ति हपने के लिए धमकाया, और नाना नानी के बारे में भी। क्या आपको लगा था कि उनकी सशक्त दुर्घटना हमेशा एक रार रहेगी? मां ने दिल के दर्द से कांपती आवाज में आगे कहा, विक्रम, मैंने तुमसे कभी प्यार किया था। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ एक महत्वाकांक्षी इंसान हो, लेकिन तुमने मेरे माता पिता को मारा है ना, उनकी दौलत के लिए, और तुमने मेरे साथ भी वही करने की कोशिश की। पिताजी हताशा में हंसे। पागल, तुम दोनों पागल हो। मैंने किसी को नहीं मारा, वो एक हादसा था। और तुम अंजलि, तुम्हें लगता है कि मर जाने का नाटक करके तुम मुझे गिरा सकती हो? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। मैंने अपना हॉर्न निकाला और ऑडियो साइल चलाई। 20 साल पहले पिताजी और नाना के बीच की बहस। पिताजी की सुस्से से भरी आवाज नाना को दौलत के लिए धमकाते हुए। उसे सुनकर पिताजी का चेहरा पीला पाट गया, लेकिन वो अब भी चिल्लाए। यह कुछ भी साबित नहीं करता, यह सब बदनामी है। लेकिन उनके शब्द तप्म होने से पहले ही बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आई। दरवाजा जोर से खुला और अभियोजन पक्ष के जांच अधिकारी अंदर आए। एक अधिकारी आगे बढ़ा और गिरफ्तारी वारंट दिखाया। विक्रम सिंह राठौर, आपको मनी लॉन्ड्रिंग, निवेश धोखाधड़ी और हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पिताजी को उसी घर में हथकड़ी लगाई गई जो कभी उनकी शक्ति का प्रतीक था। बाहर पत्रकार पहले से ही जमा हो चुके थे। कैमरों के लगातार चमकते लैश उस पल को रिकॉर्ड कर रहे थे जब मुंबई में सलता का प्रतीक रहा आदमी एक अपराधी की तरह ले जाया जा रहा था। ले जाते समय पिताजी मोए। उनकी आंखों में नफरत और हताशा का मिश्रण था। तुम पछताओगी अंजलि, उन्होंने गुर्राते हुए कहा। लेकिन मां चुप रही। उनकी आंखों में अब दुख नहीं, बल्कि एक विजेता का दृढ़ संकल्प था। यह तो बस शुरुआत थी। विक्रम सिंह राठौर का मुकदमा जल्दी ही राष्ट्रीय सुर्खी बन गया। हर सुबह और शाम उनकी बरें आती। अखबार और सोशल मीडिया उनकी कहानियों से भरे हुए थे। वो अब एक सरल व्यवसायी नहीं थे, बल्कि एक विशाल काले धन के नेटवर्क, मनी लॉन्ड्रिंग, निवेश धोखाधड़ी, टैक्स चोरी और अपने ससुराल वालों की मौत की साजिश रचने के आरोपों के पीछे के मास्टरमाइंड थे। मां और मैं अदालत में मुख्य गवाह बने। जिस दिन हम अदालत कक्ष में दाखिल हुए, मेरा दिल ढोर ढोर से धड़क रहा था। डर से नहीं, बल्कि यह जानते हुए कि यह आखिरी बार है जब मुझे उनका सामना करना पड़ेगा। अदालत कक्ष पत्रकारों, वकीलों और उन लोगों से भरा था जो कभी पिताजी के साझेदार थे। अब वो उन्हें अजनबी नजरों से देख रहे थे। पिताजी अभियुक्त की कुर्सी पर बैठे थे। उनका सूट सिकुआ हुआ था, उनके सैद बाल और ब्यादा हो गए थे। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। उन्होंने न मुझे देखा न मां को, सिर्फ एक खाली नजर से नीचे झुके हुए थे, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ खो दिया हो। जब मां गवाह के कटघरे में खड़ी हुई तो मुझे लगा कि वो पहले से कहीं ज्यादा महबूब दिख रही हैं। उन्होंने सब कुछ बताया। पिताजी द्वारा धमकाए जाने के साल, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किए जाने के पल और अपने माता पिता की मौत पर उनका शक। मां की आवाज नहीं कांपी, जैसे सारा दुख तांत में बदल गया हो। मुझे इंदा रहने के लिए अपनी मौत का नाटक करना पड़ा। मां ने सीधे पिताजी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैंने यह बदला लेने के लिए नहीं किया। मैंने यह अपने बेटे की रक्षा करने और हमारे परिवार से जो कुछ बचा है उसे बचाने के लिए किया। पिताजी और नीचे झुक गए। कोई जवाब नहीं, कोई बचाव नहीं। मैं जानता था कि अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। जब मेरी बारी आई तो मैं खसा हुआ और पिताजी को आखिरी बार देखा। पापा हमेशा कहते थे कि मैं कभी काजी नहीं था, लेकिन मुझे आपकी मान्यता की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ मां को सुरक्षित और सच्चाई को सामने लाना चाहता था। पिताजी ने अपना सिर उठाया। उनकी आंखें हाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा न हो। मुझे नहीं पता कि उन्हें पछतावा था या नहीं, लेकिन एक बात निश्चित थी, मेरे सामने का व्यक्ति अब मेरे पिता नहीं थे। मुकदमे का अंत पिताजी को 30 साल की जेल की साझा के साथ हुआ। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और राठौर रियल्टी एंड इंदिरा को आधिकारिक तौर पर दिवालिया घोषित कर दिया गया। वो विशाल काले होने वाले की ये सबती हाथ करना पहले करना हो गया। धन का नेटवर्क पूरी तरह से नष्ट हो गया। मीडिया ने इस मामले को मुंबई का सबसे बड़ा घोटाला कहा, लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ एक मामला नहीं था। यह एक भयानक बुरे सपने का अंत था और एक नए अध्याय की शुरुआत। मुकदमे के खत्म होने के बाद
मां और मैं चर्चा का केंद्र बन गए। मीडिया ने मां को मौत से लौटी महिला का खिताब दिया और उनकी कहानी को शक्ति का प्रतीक बना दिया। लेकिन मां ने अपने कोमल लेकिन महबूब स्वभाव के साथ सुर्खियों से दूर रहने का फैसला किया। उन्होंने वो आलीशान घर बेच दिया जो कभी उनका घर था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनकी जेल भी था, और पैसा पूरी तरह से एक ऐसे फाउंडेशन को दान कर दिया जो घरेलू हिंसा और आर्थिक शोषण की शिकार महिलाओं की मदद करता है। मुझे अब उस घर की जरूरत नहीं है बेटा, वो सिर्फ मुझे डर से भरे दिनों की याद दिलाएगा, मां ने मुझसे धीरे से कहा। मां कोंकण तट के पास एक शांत तटीय गांव में चली गईं, एक शांतिपूर्ण जीवन शुरू करते हुए, गुलाबों की देखभाल करते हुए और पेंटिंग बनाते हुए। जब भी मैं उनसे मिलने जाता, मां अपने बगीचे में मिट्टी से सने हाथों के साथ खुशी से मुस्कुराती। मां गांव के बच्चों को पेंटिंग सिखाती, साधारण चीहों में खूबसूरती खोजने की उशी बांटती। उन्हें देखकर मैं जानता था कि मां ने युद्ध को फिर से पा लिया है, पूरी तरह से। अब विक्रम की परछाई नहीं, मैं भी बदल गया। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अंजलि डिजाइन्स नाम का एक छोटा स्टूडियो खोला, जो पर्यावरण अनुकूल स्थानों और सामुदायिक आवास में विशेषज्ञता रखता था। मेरा लक्ष्य सरल लेकिन स्पष्ट था, लोगों को अपने घर लौटने से डर न लगे, यह सुनिश्चित करना। हर प्रोजेक्ट एक उपचार प्रक्रिया बन गया, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो कभी हमारी तरह जम्मों से भरे घरों में रहते थे। प्रिया पूरी सच्चाई जानने के बाद सदमे में थी। आरव, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने लाल आंखों से पूछा। मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, यह समझाते हुए कि मैं उसे बतरे में नहीं डालना चाहता था, और माजी मांगी। उसने मुझे गले लगाया और फुसफुसाई, मुझे आप पर गर्व है, लेकिन वादा कीजिए अगली बार सब कुछ अकेले मत सहिएगा। मैंने सिर हिलाया, अपने दिल से एक बड़ा बोझ उतारते हुए। प्रिया और रोहन मेरे सबसे बड़ा सहारे बने रहे। हम अक्सर मां से मिलने जाते। कोंकण तट की यात्रा हमारे परिवार के लिए एक बही जुशी बन गई। रोहन अपनी दादी के गुलाब के बगीचे में दौड़ता और जुशी से हंसता जब उसकी दादी उसे डायनासोर बनाना सिखाती। प्रिया और मां बरामदे में बैठकर चाय पीती और पुरानी सहेलियों की तरह बातें करती। उस नजारे को देखकर मेरा दिल गर्म हो जाता। यह मेरा परिवार था, प्रोजेक्ट नहीं, ग्लैमरस नहीं, लेकिन प्यार और ईमानदारी से भरा हुआ। समय बीत गया और विक्रम सिंह राठौर का मामला जनता की यादों से धुंधला गया, लेकिन इसका असर मेरे दिल पर गहरा उकेरा हुआ था। कभी कभी जब मैं राठौर रियल्टी की अब हाली इमारत के पास से गुजरता, जिस पर धूल भरी किराए पर है की तख्ती लगी होती, तो मुझे अब नजरत महसूस नहीं होती। इसके बजाय मुझे थोड़ी दया आती, पिताजी के लिए नहीं बल्कि उस आदमी के लिए जो वो हो सकते थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन आखिरकार उन्होंने लालच और धोखे को चुना और दुद्ध को खो दिया। मैंने अपनी कहानी लिखनी शुरू की, दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे रोहन के लिए। मुझे उम्मीद है कि एक दिन जब वो भा होगा और इसे पढ़ेगा, तो वो समझेगा कि जिंदगी इस बात से तय नहीं होती कि हम क्या हासिल करते हैं, बल्कि इस बात से कि हम परीक्षाओं का सामना कैसे करते हैं। और मैंने सबसे बड़ी सीख के बारे में लिखा जो मुझे मिली, कि न्याय बदला नहीं है, बल्कि जो सही है उसके लिए लड़ने का साहस है, भले ही इसका मतलब अपने सबसे करीबी परिवार के हिला जाना हो। मेरा छोटा बेटा रोहन मेरी जिंदगी की सबसे चमकीली रोशनी है। मैं उसके साथ और ज्यादा समय बिताने लगा, उसे ईमानदारी, दया और कमजोरों की रक्षा करने के महत्व के बारे में सिखाता। एक दिन जब हम मां के बगीचे में एक साथ पेंटिंग कर रहे थे, रोहन ने अपना सिर उठाया और पूछा, पापा, क्या दादी एक सुपर हीरो हैं क्योंकि उन्होंने एक विलेन को हरा दिया? मैंने मुस्कुराया और उसका सिर सहलाया। हाँ बिल्कुल, दादी एक सुपर हीरो हैं, लेकिन इसीलिए नहीं कि उन्होंने एक विलेन को हराया। बेटा, दादी एक सुपर हीरो हैं क्योंकि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आई हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कोंकण तट की लालिमा भरी शाम के नीचे परिवार के साथ बिताया गया समय मुझे सच्ची खुशी का मतलब सिखा गया। खुशी आलीशान पार्टियों, ऊंची इमारतों या दूसरों की मान्यता में नहीं है। खुशी प्रिया के साथ बैठकर उसके द्वारा मदद किए गए मरीहों की कहानियां सुनने में है। सुशी रोहन को बेजिक्र दौड़ते हुए देखने में है। सुशी अपनी मां को देखने में है, जो मौत से लौटकर अपने सच्चे स्वरूप में जी रही हैं। एक रात जब हम मां के समुद्र तटीय घर में खाने की मेम के चारों ओर बैठे थे, मैंने प्रिया, रोहन और मां को देखा और थोड़ी कर्कश
लेकिन सच्ची आवाज में कहा। पहले मुझे लगता था कि खुशी सहलता और दूसरों द्वारा पहचाने जाने में है, लेकिन इस सब से गुजरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी बिना किसी डर के जीना है और गर्व से यह कह पाना है कि हमें जुद पर कोई शर्म नहीं है। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा, उनकी आंखें चमक उठीं। माँ को तुम पर गर्व है आरव। प्रिया मुस्कुराई और मेरे कंधे पर हाथ रखा, जबकि रोहन ने, जिसके होठों के कोने में स्ट्रॉबेरी जैम लगा था, बीच में टोकते हुए कहा, पापा मेरे सुपर हीरो। हम सब हंस पड़े और उस पल मैं जानता था कि हमारा अतीत कितना भी दर्दनाक क्यों न रहा हो, हमने आखिरकार रोशनी पाली थी। हमने एक दूसरे को पा लिया था।